हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से कुछ बेहद ही खौफनाक कहानियाँ लेकर आ गया हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको अपने साथ घटी कोई घटना मुझे बतानी हो तो आप उसे स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टा आईडी के थ्रू मुझ तक पहुँचा सकते हो। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी पहली कहानी की ओर। हमारी तस्वीर हमारी यादों को दर्शाती है, तरह तरह के पलों को। उन्हें देखकर हम अपने बीते हुए समय को, अपने खुशी के पलों को याद करके मुस्कुराते हैं। कैमरा एक ऐसी चीज़ है जो आजकल के दौर में बिल्कुल ना के बराबर यूज़ होता है। जब से एंड्रॉयड फ़ोन, आईफोन इन सब का यूज़ शुरू हुआ है तब से कैमरा की किसी को ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मुश्किल से ही लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, मोस्टली पासपोर्ट साइज फ़ोटो के लिए। बात एक रोज़ की है। दिन भर की दिनचर्या दौड़ धूप से शालिनी अपने घर में शाम को लौटी थी। वो प्राइवेट फंड में काम करती थी। काम में व्यस्त होने के चलते वो अपने आप के लिए बहुत ही थोड़ा समय निकाल पाती थी। शालिनी का जन्मदिन आने वाला था और उसके परिवार वाले उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी अरेंज कर रहे थे। शालिनी इस बात से बिल्कुल ही अनजान थी। हमेशा की तरह वो अपने बर्थडे के दिन भी ऑफिस जाती है, क्योंकि शालिनी को उसके जन्मदिन पर किसी ने बधाई ही नहीं दी। तो इस बात का उसे काफ़ी ज़्यादा दुख भी हुआ और मन ही मन सोचती है कि सब चौंक जाएंगे कैसे वे अपनी बच्ची का जन्मदिन भूल गए। शालिनी घर आती है पर घर पे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। उसने अपनी माँ को आवाज़ लगाई पर किसी ने कुछ नहीं कहा। आहिस्ता आहिस्ता वो लाइट के स्विच के पास जाती है और जैसे ही स्विच ऑन करती है बड़ा सा गुब्बारा फूटने की आवाज़ आती है और उसमें से ढेर सारी डेकोरेटिव चीज़ें शालिनी के ऊपर गिरती हैं और सभी लोग एक साथ उसे जन्मदिन की बधाई देते हैं। ये सब देखकर शालिनी बिल्कुल चौंक जाती है। उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसके दोस्त, आस पड़ोस के अंकल आंटी और बहुत सारे लोग आए हुए थे। शालिनी इस बात से काफ़ी खुश थी। मिठाइयाँ और काफ़ी अच्छे अच्छे पकवान शालिनी की माँ ने बनाए थे। रात का वक्त आता है और सारे मेहमान खाना खाकर जा चुके थे। शालिनी इस वक्त अपने कमरे में अकेली थी और अपने बर्थडे प्रेजेंट्स को देख रही थी। प्रेजेंट्स में उसे काफ़ी अच्छी चीज़ें मिली थी। उन्हीं गिफ्ट्स में से एक पैकेट में उसे एक कैमरा मिलता है जो कि डिजिटल कैमरा था। दिखने में लेटेस्ट डिज़ाइन लग रहा था और काफ़ी खूबसूरत भी था। उसने मन ही मन सोचा, इतना महंगा प्रेजेंट आखिर उसे किसने दिया है, बट उस पर किसी का नाम नहीं लिखा था। शालिनी उस कैमरे से सेल्फी लेने की कोशिश करती है और वापस से उस कैमरे की स्टोरेज में आकर अपने फ़ोटोज़ को देखती है। फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छे आ रहे थे। कैमरा की पिक्चर क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त थी। शालिनी काफ़ी खुश होती है। कुछ देर बाद वो सो जाती है। कैमरे को वहीं अपने साइड में बिस्तर पर छोड़ देती है और सभी सामान को यहीं वहीं बिखेर कर कब उसकी आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। रात में शालिनी को एक बहुत ही अजीबोगरीब सपना आता है। सपने में वो देखती है निकलने का कोई रास्ता उसे मिल नहीं पा रहा, मानो उसे किसी ने उसमें कैद कर लिया हो। उस कमरे के अंदर एक और शख्स था जो शालिनी के पीछे खड़ा था। उसके हाथ पर एक बहुत ही बड़ा चाकू था और वह शालिनी के करीब धीरे धीरे बढ़ रहा था। शालिनी काफी जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन दूर दूर तक उसकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था। देखते ही देखते उस शख्स ने वो चाकू शालिनी के सीने पर दे मारा, जिससे उसकी मृत्यु वहीं पर हो गई। शालिनी की आंखें एकदम से खुलती है और इस भयानक सपने के कारण वो बिल्कुल पसीने से तर हो गई थी, घबराहट के साथ ऐसा बोलते हुए। उफ, सपना था। वो वॉशरूम चली जाती है। थोड़ी देर बाद शालिनी वापस आती है तो कमरे की हालत देख के उसे याद आता है कि उसकी माँ ने उसे कमरा साफ करने के लिए कहा था, क्योंकि शालिनी बिल्कुल फ्री थी और अभी उसे नींद आने भी नहीं वाली थी, तो उसके पास काफ़ी समय था। उसने अपना कमरा साफ करना स्टार्ट करा। शालिनी ने उसी कैमरे को अपने हाथ में लिया और बैठकर उस सपने के बारे में सोचने लगी। वापस से उसने स्टोरेज में जाकर अपनी पिक्चर्स को देखना चाहा, बट एक अनयूजुअल चीज़ उस वक्त हुई। उसकी सारी पिक्चर्स ब्लर हो गई थी, उनमें कुछ भी नहीं दिख रहा था। वो काफ़ी हैरान हो गई। उसने सोचा, कल तो पिक्चर्स बिल्कुल क्लियर थी, अचानक से क्या हो गया।
शायद कैमरे में ही कुछ खराबी है। ये सोचते हुए उसने उस कैमरे को कबर्ड में रख दिया और काम में व्यस्त हो गई। एक रोज शालिनी कमरे में बिल्कुल अकेली थी। घर में उसके मम्मी पापा पास ही के किसी शादी में गए हुए थे। वो बिल्कुल अकेली थी। उस कमरे में बैठकर मैगजीन्स पढ़ रही थी कि अचानक कबर्ड से उसे कुछ चरमराने की आवाज़ आती है। वो कबर्ड खोल के देखती है तो उसमें कैमरे के अलावा कुछ भी नहीं है। उसे लगा शायद कोई चूहा होगा जो कि आवाज़ कर रहा था। शालिनी कैमरे को अपने हाथ में लेती है और वापस से सेल्फी क्लिक करने लगती है। स्टोरेज में जाकर फिर से फोटो देखती है तो फोटो अब भी ब्लर आ रहा था। शालिनी काफ़ी हैरान थी और मायूस भी। बिल्कुल नया कैमरा इतनी जल्दी खराब कैसे हो गया। वो यही सोच रही थी कि अचानक से उसे कुछ आवाज़ सी आती है और शालिनी देखती है कि कैमरे के अंदर साइड में वही शख्स खड़ा है जिसको शालिनी ने अपने सपने में देखा था। वो इतना घबरा जाती है कि कैमरे को जोर से ज़मीन पर फेंक देती है और 1-2 मिनट के लिए उससे दूर ही खड़ी हो जाती है। उस कैमरे को वो एकटक घूरे जा रही थी और हिम्मत करके जैसे तैसे वापस उसने उस कैमरे को जो ज़मीन पर पड़ा हुआ था अपने हाथ में लिया। फिर से वो देखने लगती है, लेकिन इस वक्त उसके अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा था। शीशा एकदम साफ था, बस पिक्चर ब्लर था जो कि पहले भी था। शालिनी ने खुद से कहा, पागल हो गई हूँ क्या? अचानक से मुझे ये सब क्या दिख रहा है? मैं उस सपने के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ शायद, इसीलिए मुझे अजीब लग रहा होगा, क्योंकि हम जैसा सोचेंगे हमें वैसा ही दिखेगा। ये सब चीज़ें वो अपने में ही बड़बड़ाने लगी थी और जैसे तैसे हिम्मत करके उसने सारे रूम्स की लाइट ऑन कर दी। घर में अब एक भी कमरा ऐसा नहीं था जहाँ बत्ती नहीं जल रही हो। शालिनी ने अपने रूम का दरवाज़ा भी खोल दिया था। उसके रूम के दरवाजे से बाकी सारे कमरे और ड्राइंग रूम थोड़ी सी नजर आ रही थी। वो कैमरे को देखे जा रही थी और मन ही मन सोच रही थी आखिर इन सब चीज़ों से वो अपना ध्यान हटा क्यों नहीं पा रही है। ये सब सोचते सोचते शालिनी की आंख लग गई और आंख खोली तकरीबन रात के 12 बजे के आसपास। शालिनी के माता पिता अभी तक वापस घर नहीं आए थे और वो घर में अकेली ही थी कि अचानक उसकी आंख खुलती है और वो देखती है कि उसके गालों को 2 हाथ पकड़े हुए हैं। शालिनी जैसे ही ऊपर की तरफ देखती है वो जोर से चिल्लाती है। इस वक्त उसे एक 18 या 19 साल का लड़का दिखता है जो कि रंग में बिल्कुल नीला पड़ चुका था और उसकी आंखें बाहर की ओर निकली हुई थी। फटा फटा सा चेहरा था और गर्दन बिल्कुल सिकुड़ चुकी थी, कपड़े फटे और पुराने। शालिनी ये सब देखकर इतना डर गई कि उसने जोर से उसका हाथ अपने चेहरे से हटाया और जाकर ड्राइंग रूम की तरफ भागने लगी। उस लड़के के हाथ में वही चाकू था जो शालिनी ने अपने सपने में देखा था। वो उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा होता है और अजीब सी भयानक आवाजें निकाल रहा होता है। शालिनी बाहर भागना चाहती थी, किंतु सारे घर की खिड़की दरवाजे अपने आप ही बंद पड़े थे और वो दरवाज़ा ठोक ठोक कर थक गई, लेकिन दरवाज़ा तस से मस नहीं हुआ। शालिनी अब उस लड़के को देखते हुए चिल्लाने लगी, कौन हो तुम? क्या चाहिए? मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। मुझे क्यों मारना चाहते हो तुम? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या तुम उस कैमरे से आए हो? वो कैमरा भी मेरा नहीं है, वो कैमरा मुझे किसी ने गिफ्ट करा था। प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ भगवान के लिए। वो ये सब कह ही रही थी कि उस लड़के ने चाकू से शालिनी की गर्दन पर वार किया, जिससे वो काफ़ी जख्मी हो गई और लड़खड़ाने लगी। लड़खड़ाते हुए वो दूसरे रूम में जा पहुंची और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर जोर जोर से अपने माता पिता और भगवान को पुकारने लगी। वो सोच रही थी कि आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है कि ये भूत मेरे पीछे लग गया है? क्या जलन थी किसी को, या फिर किसी ने टोटका किया है? बहुत तरह तरह के सवाल उस वक्त शालिनी के मन में उमड़ रहे थे। वो सोचने समझने की हालत धीरे धीरे खो रही थी, क्योंकि मौत उसके आगे पैर पसार रही थी। वो इतना घबरा चुकी थी कि वो बिल्कुल मरने की हालत पर थी और उसकी गर्दन से भी काफ़ी ज़्यादा खून बह गया था। उसने एक तौलिया अपनी गर्दन पर लपेटा ताकि खून कुछ हद तक रुक सके। सामने से दरवाजे पर जोर जोर से खटपट की आवाज़ आ रही थी। शालिनी बहुत घबरा रही थी। इधर से
कहीं भी भागने का कोई रास्ता नहीं था। शालिनी गौर करती है कि वो दौड़ते दौड़ते अपने ही कमरे में वापस आ गई थी, जहाँ पर वो कैमरा भी था। वो कैमरा जल्दी से अपने हाथ में पकड़ती है और सोचती है कि उन्हें इस कैमरे को ही तोड़ दिया जाए। शायद इसे तोड़ते ही वो चीज़ यहाँ से चली जाएगी। वो कैमरे को जोर जोर से जमीन पर पटकने लगती है, बट कैमरे को एक खरोच भी नहीं आती। शालिनी कैमरे को बड़े चौंकते हुए देखती है कि आखिर ये टूट क्यों नहीं रहा, और देखते ही देखते कैमरे में से एक रोशनी सी दिखाई देती है जो कि शालिनी की आंखों में जा पड़ती है। अचानक से शालिनी को कुछ बातें उसके दिमाग में दिखाई पड़ती हैं जो कि बिल्कुल एक छवि के समान उसके दिमाग में उस वक्त चल रही थी। वो देखती है कि जब वो 18 साल की थी और पहली बार उसने जब कॉलेज ज्वाइन किया था, तब वहाँ उसके काफ़ी सारे दोस्त बने थे। सभी दोस्त एक दूसरे के साथ कैमरे में सेल्फी ले रहे थे। उनमें से एक दोस्त था हितेन, जो कि काफ़ी शर्मीला लड़का था। सारे बच्चे उसका बहुत ही मजाक उड़ा रहे थे, बट वो साफ दिल का था और शांत भी, बिहेवियर से सभ्य और पढ़ाई में बहुत अच्छा था। लोग उससे जलते भी थे, बट उसके कम बोलने के कारण उसका मजाक ज़्यादा उड़ाते थे। शालिनी भी उन्हीं बच्चों में से थी जो सारे दोस्तों के साथ रहकर उसका मजाक उड़ाती थी। वो देखती है कि एक वक्त था जब कॉलेज में एनुअल फंक्शन था और सभी बच्चे सेल्फी ले रहे थे। अपने दोस्तों के साथ शालिनी और उसकी फ्रेंड अनामिका दोनों और भी कुछ दोस्त सेल्फी ले रहे थे। तभी हितेन वहां आ जाता है, पर ये लोग उसका बहुत ही बुरी तरीके से मजाक उड़ाते हैं और वहां से चले जाते हैं। हितेन इस बात से काफ़ी सैड होता है और कॉलेज की छत पर जा पहुंचता है और वो काफ़ी ज़्यादा उदास था। उस वक्त उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे और उस वक्त हल्की हल्की बारिश भी चालू हो जाती है, जिससे छत गीला हो गया था। अचानक से बारिश जोर की हो जाती है और हितेन अपने आप को बारिश से बचाने के लिए वापस नीचे आने के लिए उतर ही रहा होता है कि उसका पाँव वहां पर बिखरे एक नंगी तार पर जा पड़ता है, जिससे उसे एक ज़बरदस्त शॉक लगता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। कॉलेज प्रशासन ने इस बात को स्टूडेंट से छुपा दिया ताकि कॉलेज में अफरा तफरी ना मचे, कॉलेज की बदनामी ना हो। इसीलिए बाकी दोस्तों को हितेन की मृत्यु के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उस वक्त उस बात को बहुत ही गोपनीय तरीके से कॉलेज ने छुपा दिया था। सभी को यह लगता था कि मजाक उड़ाने के कारण ही हितेन ने शर्म से कॉलेज ही छोड़ दिया। एकदम से शालिनी को झटका लगता है और उसे पता चलता है कि और कोई नहीं बल्कि हितेन है। उसने और उसके दोस्तों ने मिलकर ये क्या कर दिया है। उन लोगों के कारण ही हितेन की जान गई। ये सच में बहुत बुरा हुआ। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो हितेन। शालिनी इस वक्त यही सब बातें ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी और रोई जा रही थी। दरवाजे में खटखट की दस्तक अब बंद हो चुकी थी। हिम्मत करते हुए शालिनी ने दरवाज़ा खोला। दूर दूर तक कोई भी उसे दिखाई नहीं दे रहा था। उसने सारे कमरे में जाकर देखा। इस वक्त हितेन वहाँ नहीं था। शालिनी के माता पिता घर लौटते हैं और उसकी दुर्दशा को देखकर बहुत घबरा जाते हैं। शालिनी ने अपने माता पिता को सारी बात बताई और उसके माता पिता अब काफ़ी ज़्यादा शर्म महसूस कर रहे थे अपनी बेटी के किए पर। और उस वक्त वो अपनी बेटी से कहते हैं, भविष्य में कभी भी किसी का मजाक मत उड़ाना। एक भद्दा मजाक किसी की भी जिंदगी खराब कर सकता है। तुम लोगों के मजाक के कारण उस बच्चे को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। गनीमत है कि उसने तुम्हें जान से नहीं मारा। चाहता तो वो तुम्हारी जान ले लेता, पर जरूर एक अच्छा लड़का होगा। कोई अगर शांत है, चुप है, कम बोलता है, तो उसका ये मतलब कभी नहीं है कि तुम्हें उसका मजाक उड़ाने का हक मिल गया हो। सबकी अपनी अपनी एक पर्सनैलिटी होती है। इस बात को हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि हम कभी भी किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करें। ईश्वर ने सभी को एक खूबी के साथ भेजा है और उसका मान हमेशा रखना चाहिए। शालिनी अगले कुछ दिन अपने गले की चोट की वजह से हॉस्पिटल में ही बिताती है। घर आकर वो अपना पूरा घर छान मारती है, लेकिन उसे अब वो कैमरा कहीं नहीं मिलता। उसने अपने सारे दोस्तों से पूछा
कि उसे वो कैमरा किसने गिफ्ट किया था, बट उसके दोस्तों ने कहा कि हम में से किसी ने भी वो कैमरा तुम्हें गिफ्ट नहीं करा था। भगवान जाने वो कैमरा उसके गिफ्ट में कहाँ से आ गया, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। और आज उसे इतनी बड़ी गलती का पछतावा था, इतना पछतावा कि वो उस गलती को जिंदगी में कभी नहीं दोहराएगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की पहली कहानी। अब हम बढ़ते हैं आज की अपनी अगली कहानी की ओर। बात उस समय की है जब आयशा अपने कॉलेज की डिग्री हासिल कर चुकी थी और उसके सारे दोस्त अच्छे नंबरों से पास हो गए थे। सभी लोग बैठकर अपने आने वाली जिंदगी के बारे में सोच रहे थे। अपने ग्रेजुएट होने की खुशी में सभी दोस्तों ने साथ में एक छोटी सी पार्टी अरेंज करी थी और काफी अच्छा सेलिब्रेशन किया था। रात के करीबन 11 बज रहे थे। पार्टी खत्म हो चुकी थी। सभी एक दूसरे से गले मिलकर अलविदा लेते हैं और अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। आयशा के घर में उसकी माँ, पापा और एक छोटी सी बहन थी। बड़ी होने के नाते आयशा के ऊपर काफी जिम्मेदारियां थी। बात एक रात की है जब टेबल पर रात के खाने को परोसा जा रहा था। आयशा के पापा आयशा को कंग्रेचुलेट करते हुए कहते हैं कि वो एक हिल स्टेशन पर छुट्टियां मनाने जाएंगे और उनकी बेटी के ग्रेजुएट होने की खुशी में आयशा ने काफ़ी जगहों पर जॉब के लिए अप्लाई भी किया था। साथ ही साथ वो गवर्नमेंट सर्विस की भी तैयारी कर रही थी। कुछ ही दिनों बाद पूरा परिवार हिल स्टेशन पर जाने के लिए घर से रवाना होता है और अपनी मंजिल नैनीताल पहुंचता है। आयशा दिल्ली की रहने वाली थी। भागदौड़, ट्रैफिक, धूल मिट्टी तथा शहर का वातावरण और नैनीताल की वादियों का वातावरण, उसमें काफ़ी अंतर था और वो मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश थी और अपने होटल के कमरे में एक सुंदर सी खिड़की के पास देख रही थी जहाँ से बाहर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। पहाड़, वादियाँ, बर्फ, ठंडी ठंडी हवाएं मन को बहुत ही शांति दे रही थी। शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से या माहौल से बिल्कुल अलग आयशा के रूम में एक बहुत ही सुंदर सा डिजाइनदार आईना लगा हुआ था जो कि सामने की दीवार पर था और दिखने में काफी ज्यादा आकर्षित था। आयशा अपनी मम्मी को उस आईने के पास ले जाती है और कहती है कि माँ, हम भी ऐसा एक सुंदर सा आईना अपने घर में लगवाएंगे, घर में काफी सुंदर लगेगा। उसकी माँ ने हंसते हुए कहा, ठीक है, देखा जाएगा, लेकिन अभी बाहर चलने के लिए तैयार हो जाओ। आयशा अपने आप को उस आईने में देखती है और अपने आप को संवारने लगती है। देखते ही देखते मानो आयशा की आंख धुंधला गई हो और आईने में कुछ थोड़ा धुआं सा दिखाई पड़ता है। पहले तो लगा शायद ठंड के कारण उसमें ऊष्मा जम रही है, लेकिन उसने अपने हाथ से आईने को साफ करते हुए वापस से अपने आप को देखा और अपने बालों को कंघी करने लगी। आयशा रेडी हो गई थी और अपने माता पिता और अपनी छोटी बहन के साथ बाहर घूमने जाने के लिए वो चली गई। रात को पूरा परिवार घूमकर लौट के आया और आराम करने के लिए अपने कमरे में चला गया। जो रूम उन्होंने बुक करा था उसके अंदर भी 2 रूम सेपरेट थे। एक में आयशा और उसकी छोटी बहन थी और दूसरे में उसके माता पिता थे। सोने का वक्त हुआ तो उसने अपनी छोटी बहन को पहले सुला दिया क्योंकि वो देर रात तक जागना चाहती थी और अपने दोस्तों से बात करना चाहती थी। वहाँ के माहौल, वहाँ के सुंदर सुंदर वादियाँ, वहाँ की मार्केट और भी बहुत कुछ, वो अपने सारे फ्रेंड्स से ये सब बातें शेयर करना चाहती थी। रात बहुत हो चुकी थी। आयशा उठती है और खुद जाकर उस आईने के सामने खड़ी हो जाती है और अपने फेस पर नाइट क्रीम लगाने लगती है। वापस से आयशा उस शीशे में कुछ धुआं धुआं सा देखती है। इस बार वो धुंध साफ दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि बादलों की टोली उसके अंदर सफर कर रही हो। आयशा ने आईने में हाथ देते हुए उसे गौर से देखना चाहा और देखते ही देखते आईने के अंदर से उसे एक छोटी बच्ची दिखाई देती है और वो खिलखिलाते हुए उस आईने के अंदर दूसरी तरफ दौड़ जाती है। आयशा बिल्कुल चौंक जाती है और उस आईने में अपने हाथों को जोर जोर से मारने लगती है। उसे लगता है शायद कोई सचमुच उस आईने के पीछे इस बच्ची को छोड़ गया होगा। मानो ना मानो इस आईने के पीछे जरूर कोई खुफिया रास्ता है, लेकिन वो एक आईना ही था। आयशा ने बहुत कोशिश की दीवार से आईने को हटाने की,
लेकिन वो आईना तस से मस नहीं हुआ। आयशा ने अपना हाथ आईने के ऊपर ही रख रखा था और तभी एकदम से उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके हाथ को खींचकर आईने के अंदर ले जाने लगता है। आयशा बहुत जोर से चीखती है, लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि उसकी चीख कोई भी नहीं सुन पाता, क्योंकि वो इस वक्त उस आईने के अंदर थी। आईने का अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। हर तरफ सिर्फ काले रंग की अजीब सी रोशनी थी। सब कुछ धुंधला धुंधला सा था। वही टेबल, वही बेड, वही रास्ता, सब कुछ बिल्कुल सेम, बस उल्टा फुल्टा। आयशा अपसाइड डाउन में आ चुकी थी। वो जोर जोर से रोने लगती है। उस आईने से वो अपने रूम को देखती है और अपनी बहन को देखती है और चीख से चिल्लाते हुए कहती है, मुझे अंदर जाना है, मुझे अपनी फैमिली के पास जाना है, मैं कहाँ से आ गई भगवान, प्लीज़ मुझे बचाओ। अभी आयशा रो ही रही थी कि उसे अचानक से वही बच्ची दिखाई पड़ती है और वो बच्ची खिलखिलाते हुए उसकी तरफ कुछ कदम आगे बढ़ाती है। आयशा खिलखिलाते हुए उसकी तरफ से आगे बढ़ने लगती है। आयशा उसका पीछा करते हुए अंदर जाती है और जाते जाते उसका पाँव किसी चीज से टकरा जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। उसके हाथों पर चोट लग जाती है और चोट के कारण उसका हाथ काफी दर्द हो रहा था और अंधेरे के कारण उसे कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। शायद वहां पर एक लड़की गिरी हुई थी या तो कुछ और पतला सा था जो कि ठीक से दिख नहीं पा रहा था। उस चीज को लांघते ही वो आगे बढ़ती है और अपने हाथ को दूसरे हाथ से पकड़ती है। उस वक्त जैसे तैसे भागते हुए वो आगे बढ़ती है और बढ़ी चली जाती है। अचानक से उसे एक हल्की सी रोशनी आगे दिखाई देती है। वहां पर एक टेबल लगा था। टेबल पर खाने की चीजें लगी थी, सेब, अंगूर, केला, अनानास, फल फ्रूट आदि बहुत ही अच्छे से लगाए गए थे, मानो वहां पर कोई खाने के लिए आने वाला हो। आयशा को ये सब एक सपना लग रहा था। वो सोच रही थी कि मेरी नींद खुल जाए और ये भयानक सपना टूट जाए, लेकिन नहीं, ये सपना नहीं, ये हकीकत थी। आयशा जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, यहाँ पर क्या कोई है? कोई मेरी मदद कर सकता है क्या? मुझे अपने घर जाना है, कृपया कोई भी हो तो बाहर आए, मेरी मदद करे। ये बोल ही रही थी आयशा कि अचानक से एक औरत टेबल के पास आती हुई उसे दिखाई पड़ती है। उसने एक बहुत ही सुंदर सा गाउन पहना हुआ था और सर उसका नीचे की तरफ था। लाख आवाज देने पर भी वो आयशा की बातों को सुन ही नहीं पा रही थी। अब आयशा को भी उससे बहुत डर लग रहा था और मन ही मन आ रहा था कि कौन है और आईने के अंदर क्या कर रही है। क्या ये बच्ची उसी की है जो बार बार मुझे दिख रही है? डरते हुए और कपकपाती आवाज से आयशा ने उस औरत के सामने से पूछा, आप मेरी तरफ देखती क्यों नहीं हो? मैं आप ही से बात कर रही हूँ, मेरी मदद करिए ना, मैं भूल से यहाँ पर आ गई हूँ, क्या आप मेरी हेल्प करेंगी? वो ये बोल ही रही थी कि उस औरत का खौफनाक चेहरा आयशा को नीचे से दिख जाता है। उसने अपना सर उठा भी लिया था जिससे आयशा को उसका चेहरा अब ठीक से दिख रहा था। दिखने में वो बेहद भयानक थी। साइड के चेहरे पर कट लगे हुए थे और माथे की चमड़ी बाहर की तरफ आ गई थी। झुर्रीदार चेहरा, आंख बिल्कुल ही लाल और बहुत ही भयानक सी दिख रही थी वो। आयशा बहुत जोर से चिल्लाती है और सामने की तरफ भागने लगती है। भागते भागते वो उस बच्ची से टकरा जाती है और आयशा उसका हाथ पकड़कर बोलती है, तुम यहाँ कैसे फंस गई? जल्दी चलो, कि तुम्हें इस आंटी ने बंद कर रखा है? चलो हम लोग चलते हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा, यहाँ मत रुको। वो ये बोल ही रही थी कि इस बच्ची ने आयशा का हाथ पकड़ा और दौड़ते हुए उसी कमरे के पास ले गई जहाँ वो आईना लगा हुआ था। बच्ची ने बड़े ही मासूम स्वर के साथ कहा, मैं आपके साथ नहीं जा सकती, लेकिन आपकी मदद कर सकती हूँ। आप उस आईने में वापस से अपना हाथ रखिए, मैं आपकी मदद करूँगी आपकी दुनिया में वापस भेजने के लिए। वो औरत जिसे आपने देखा वो अच्छी नहीं है, वो एक चुड़ैल है जो कि आप ही की तरह पहले से बहुत सारे लोगों का शिकार कर चुकी है। ये आईना श्रापित है और वो इस श्रापित दुनिया में रहती है और यहाँ पर उसने एक अलग ही संसार बसा लिया है। उस आईने को रात में जो भी देखता है झूठा है, वो इसके आर पार आ जाता है और वो चुड़ैल उसकी सारी उम्र खा जाती है। ये चुड़ैल लोगों की एज पर ही फीड करती है। इसने इसी तरह मुझे भी मार दिया था जब मैं अपने माता पिता के साथ यहाँ घूमने के लिए आई थी। जिस वक्त मैं गिरी यहाँ पर कोई नहीं था और 2 दिन बाद जब मैंने इस आईने से खुद को बाहर की दुनिया में देखा तो वहाँ पर मेरे मृत शरीर का कंकाल था।
इसी वजह से मैं आपके साथ नहीं जा सकती। ये सुनते के साथ ही मानो मेरे कान बंद हो गए थे और मुझे सांप सूंघ गया हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और काफ़ी बुरा भी लग रहा था। मैं कुछ सोचने या समझने की अवस्था खो चुकी थी। सामने से ही वो चुड़ैल मुझे मेरी तरफ बढ़ती हुई दिख रही थी। मैं जोर से चिल्लाती हूँ और उस बच्ची ने तुरंत मेरे हाथों को उस आईने पर रख दिया और पता नहीं कैसे उसने ऐसा क्या किया कि मैं फौरन उस आईने के आर पार उसी रूम में वापस आ गई जिस रूम में मैं थी। मैंने आईने को देखा तो वो चुड़ैल आईने पर जोर जोर से अपना हाथ मार रही थी और मुझे वापस से अंदर आने के लिए कह रही थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और देखते ही देखते मैं कब बेहोश हो गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह मेरी आँख खुली तो मेरे माता पिता मेरे कमरे में आए और मुझसे पूछे कि मेरी ऐसी हालत कैसी हुई और मैं ज़मीन पर क्यों लेटी थी, मुझे ठंड लग जाएगी। मेरी माँ ने मुझसे पूछा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। मुझे पता था अगर मैं इन सब चीज़ों का जिक्र करूँगी तो मेरी बातों पर कोई यकीन ही नहीं करेगा। शायद मेरी माँ भरोसा कर भी ले लेकिन पापा और छोटी बहन कभी नहीं। इन सब बातों को सोचकर मैं चुप ही रही और हम यहाँ एंजॉय करने आए थे, क्यों मैंने की छुट्टी बिगाड़ दी। यही सोचते हुए मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। सुबह का वक्त था, सभी लोग नाश्ता करने के लिए नीचे आ गए। मैं भी तैयार होने के लिए आईने की तरफ धीरे धीरे बढ़ी और उसे बिना छुए दूर से ही देखने लगी। उस वक्त मुझे सिर्फ मेरा ही अक्स उस आईने में दिख रहा था, लेकिन मैं फिर भी काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी। जैसे जैसे मैं रेडी हुई और नीचे खाने के लिए चली गई। 1 हफ्ता बीत चुका था, सामान सारा पैक हो गया था और नीचे सामान ले जाने के लिए 1-2 स्टाफ मेंबर आए हुए थे। जाते जाते मेरी नज़र उस आईने पर पड़ी और उस आईने में मुझे अचानक से उस बच्ची का मुस्कुराता सा चेहरा दिखाई दिया जो मुझे बाय कर रहा था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैं भी अपना हाथ हिलाकर उसे टाटा करती हूँ और दुखी मन से उस कमरे से निकल जाती हूँ। मुझे उस बच्ची के लिए बहुत दुख हो रहा था। उस बच्ची ने मुझे एक नई ज़िंदगी दे दी थी जिसका एहसान मैं कभी नहीं चुका सकती थी। आज भी उस बात को याद करके उसकी रूह कांप जाती है और उस बच्ची का मासूम चेहरा उसे याद आ जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज लेकर आता रहता हूँ। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में कुछ और स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए बाय।